अध्याय बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बहुत दुख की बात है कि कल पटना में उसी गांधी मैदान में जहां आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा और सम्मान के लिए जान की परवाह किए बिना लाखों लोग एकत्रित हुए थे, वहां एक ऐसी रैली होती है जहां इंडी गठबंधन के बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर कहा कि हम संसद से पारित एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। इसका मतलब इंडिया गठबंधन के लोग न संसद का सम्मान करते हैं न न्यायपालिका का। वोट की चाहत में ये लोग 50 साल पुरानी मानसिकता से आज भी बाहर नहीं निकल पाए। इतना ही नहीं, सुधांशु त्रिवेदी ने आरजेडी और समाजवादी पार्टी के समाजवाद को नमाजवाद भी कह दिया और पूछा कि क्या ये लोग बिहार में शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं। बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम संसद से पारित एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। यह बहुत गंभीर विषय है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के कानून के लिए कहा कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि वो भारत की संसद के दोनों सदनों से पारित है, कोर्ट में विचाराधीन है। एक नहीं आधा दर्जन हाई कोर्ट के जजमेंट बहुत स्पष्ट रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट उनके पक्ष में है। इसका अर्थ यह हुआ कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान। वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। 50 साल पहले भी सियासत के तराजू पर तौलकर संविधान का सम्मान कितना करना है और कितना कूड़ेदान में फेंकना है वो तय किया था। 50 साल बाद उसी पटना के उसी गांधी मैदान पे वो सियासत की बिसात बिछाई जा रही है कि एक बार फिर संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार तार कर कर उसे, जो हम चाहते हैं हर गरीब और मजलूम को उसका हिस्सा मिलना चाहिए, मगर ये किसके साथ खड़े हैं? जो ट्रिपल तलाक के साथ खड़ा है, जो हलाला के साथ खड़ा है, जो मेहरम के साथ खड़ा है, जो हज सब्सिडी के साथ खड़ा है, जो सरतन से जुदा के साथ खड़ा है, जो आतंकियों को अपना भाई बहन बेटा हाफिज बनाने के साथ खड़ा है। इसलिए हम साफ कह सकते हैं कि हम समाजवाद के पक्ष में भाजपा और जदयू खड़ा है, और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए और नमाज जैसे मुकद्दस अकीदे का भी मजाक उड़ा रहे हैं, उसका भी केवल सियासत के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन से कि आप बिहार में क्या सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की और आईएसआईएस से ज्यादा बड़ा शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं? हमें इस बात का सीधा और साफ जवाब चाहिए। और चलिए अब आपको सुनाते हैं तेजस्वी यादव का वो बयान जिस पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। तो बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी की ओर से तेजस्वी यादव पर जोरदार पलटवार के बाद बिहार में सियासी पारा इस वक्त चढ़ चुका है। एनडीए के नेता तेजस्वी यादव पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं तो विपक्ष के नेता सुधांशु त्रिवेदी और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के लिए आरजेडी, कांग्रेस जैसे लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं, भाषाई मर्यादा को समाप्त कर लेते हैं। इनको नहीं मालूम कि संसद के द्वारा जो पास किया हुआ कानून है, कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास किया हुआ कानून है, उसके विषय में इस तरह से बातें करना कि कूड़ेदान में फेंक देंगे, सिर्फ और सिर्फ इनकी तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है। ये कानून पूरी तरह से भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। ये स्पष्ट रूप से दिखता है
और इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस मामले में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है और केंद्र सरकार के स्तर से जो जवाब दिए गए हैं उससे संतुष्ट नहीं है। लेकिन आश्चर्य होता है तेजस्वी यादव जी के अवसरवादी चरित्र को देखकर कि जिस पार्टी ने अपनी ओर से एक भी संशोधन प्रस्ताव पेश नहीं किया, न कोई सुझाव दिया, बल्कि पूरी प्रक्रिया को बेहद हल्के रूप में लिया, मानो अक़लियत समाज के हितों से इनका कोई लेना देना न हो, और आज ये उनकी झूठी तीमारदारी में कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी एक बकैतीवादी राजनेता हैं। उन्हें ये तक नहीं पता है कि लोकतंत्र में संसद सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। और भारत का संविधान भारत के एक एक नागरिक को अधिकार देता है कि यदि उसे लगता है कि संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून जनता के अधिकारों के खिलाफ है या उसका दमन करने वाला है, तो वो उसका विरोध कर सकता है, उसकी मुखालिफत कर सकता है। और गांधी मैदान में उसी कानून की मुखालिफत के लिए लोग जुटे थे। तो इधर आरजेडी प्रवक्ता ऋषि मिश्रा ने भी सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी नेता लोकतंत्र की बात ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि 2014 के बाद लोकतंत्र की क्या स्थिति है सब जानते हैं। सुधांशु जी, महात्मा गांधी का नाम आप लोगों के मुंह से अच्छा नहीं लगता है। जरा देश को बताइए, देश का पहला आतंकवादी किस विचारधारा का था? उसने महात्मा गांधी की हत्या क्यों करी थी? महात्मा गांधी का नाम मत लीजिए। लोकतंत्र के बारे में आप लोग ज्ञान मत दीजिए। 2014 के बाद लोकतंत्र की जो स्थिति है इस देश में सबके सामने है। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को गांधी मैदान में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में रैली में वो शामिल हुए थे और इस पर अशोक चौधरी ने निशाना साधा। अशोक चौधरी ने कहा कि उनको शूट करता है क्योंकि उनका समीकरण जो है वो MY है और इस 15 साल के शासनकाल में इन लोगों ने मुसलमानों के लिए कुछ किया ही नहीं, सिर्फ उन्हें गुमराह कर उनका वोट लिया है। तेजस्वी यादव इन लोगों को सूट करता है ना, इन लोगों को तो सूट करता है ना, क्योंकि ये क्लेम करते हैं कि हम MY वाले लोग हैं, जो आने वाले उनके नस्ल को सुधारने का प्रयास कर रहा है। और कौन व्यक्ति है जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करा करके वोट लेना चाहता है? तो जो जात की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, उनको ऐसी राजनीति मुबारक हो। हम तो विकास की राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार ने हमेशा कहा है जो वोट देगा उसके भी हम साथ हैं, जो वोट नहीं देगा उसके लिए भी साथ हैं। वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने वाले तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बड़ा हमला किया। गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद को भी इसमें लपेटा है और कहा कि जेपी आंदोलन से निकले लालू प्रसाद सबसे नालायक व्यक्ति हैं और भ्रष्टाचार और परिवारवाद के दलदल में डूबे हुए हैं। लालू प्रसाद का बेटा तेजस्वी यादव जो खुद को समाजवादी बताता है वो असल में नमाजवादी है। ये लोग मुस्लिम परस्त नहीं बल्कि वोट परस्त हैं। भाग्य है उसी में एक नालायक व्यक्ति पैदा लिया जयप्रकाश जी के आंदोलन से, जो भ्रष्टाचार की दलदल में डूब गए, परिवारवाद के दलदल में डूब गए। और वो हैं लालू प्रसाद यादव जो परिवारवादी बन गए। उनका बेटा परिवारवादी होते होते समाजवादी कहने लगा, और ना वो समाजवादी है, वो तो असली नवाजवादी है। और आने वाले दिन में वो रमखुदैया बनेंगे, न इधर के रहे सनम न उधर के रहे सनम, क्योंकि बिहार की जनता कभी उन्हें न सत्ता देगी न ये सरिया कानून लाएंगे। आप सीधे तेजस्वी यादव को नमाजवादी कह रहे हैं, यानी उनको मुस्लिम परस्त बताने की आप कोशिश कर रहे हैं। और क्या, ये मुस्लिम परस्त नहीं है तो और क्या है? वोट परस्त है। मुस्लिम परस्त भी नहीं है, ये लोग वोट परस्त हैं। वोट की लालच में इन लोगों को बन चले तो वो सब कुछ कर दें जो नहीं करना चाहिए। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि भाई लालू प्रसाद जेपी आंदोलन से निकले जरूर, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपना परिवार देखा, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए और अब उससे बाहर निकलने की सोच तेजस्वी यादव में भी नजर नहीं आती है। तेजस्वी यादव इस वक्त
जिस तरीके से बयान दे रहे हैं वो वोट परस्त बयान है, क्योंकि इन लोगों ने 15 साल के शासनकाल में मुस्लिमों के लिए कुछ किया नहीं। आज उन्हें लुभाने के लिए, उनके वोट को हासिल करने के लिए बयान भले दिए जा रहे हों। नीतीश कुमार जो सभी के लिए काम करते हैं, सभी के हिसाब से योजनाओं का क्रियान्वयन होता है, उनके लिए सभी एक समान है। बिहार की जनता का हित सर्वोपरि है और ऐसे में लालू प्रसाद पर और तेजस्वी यादव पर गिरिराज सिंह का ये जोरदार हमला। बेटा तेजस्वी असली नमाजवादी है, ये मुस्लिम परस्त नहीं, वोट परस्त हैं। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए वोट परस्ती चाहिए, लेकिन बिहार की जनता सब कुछ जान चुकी है, समझ चुकी है। अब वो इनके झांसे में नहीं आने वाली है। मुस्लिमों के वोट को लेकर इन लोगों ने सिर्फ अपना और सिर्फ अपना सियासी फायदा देखा, अपनी सियासी रोटी सेकी, लेकिन उनके हित के लिए, उनके विकास के लिए कोई काम नहीं किया गया। और हमारे साथ इस वक्त अरुण यादव आरजेडी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। अरुण जी, जिस तरीके से गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। देखिए, एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर अनर्गल प्रलाप कर रहा है तो आप समझ सकते हैं इनकी मानसिक स्थिति क्या है। ये कहने की जरूरत नहीं। वो केंद्र में मंत्री हैं और बिहार के लिए उन्होंने क्या किया उस पर ये कभी बात नहीं करते। कपड़ा मंत्री हैं कहने को मोदी जी की सरकार में, ये बल्कि लफड़ा मंत्री अनर्गल प्रलाप करके मीडिया में बने रहने का ही सिर्फ ये काम करते हैं। तो जनता नोटिस नहीं लेती है। बिहार की जनता तो इनसे सवाल पूछ रही है एनडीए सरकार से कि भाई 11 साल से केंद्र में सरकार में हो, बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है, 20 साल से एनडीए की सरकार है, 2-3 साल आप छोड़ दें, तो आपने बिहार वासियों के लिए क्या किया ये तो बताओ। ये चुनावी वर्ष है और इधर उधर की बात ये लोग करते हैं, बताना चाहिए। बिहार बेरोजगारी का हब क्यों बन गया? बिहार से लोग पलायन कर गए। भारत सरकार का आंकड़ा बता रहा है 3 करोड़ लोग पलायन कर चुके हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, विशेष पैकेज नहीं मिला, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिला, बंद पड़ी चीनी मिल अभी तक चालू नहीं हुआ। ये सब बताना चाहिए ना। बिल्कुल अरुण जी, सियासत में ये इस तरीके के बयान या अपने भाषाई जो एक मर्यादा होती है उससे बाहर निकलकर जो बयान है वो हर पार्टी की तरफ से नजर आता है और ये दुखद है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्फ कानून के विरोध में गरमाई बिहार की सियासत के बीच जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जोरदार पलटवार किया है। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव वक्फ को लेकर सीरियस ही नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में पटना के गांधी मैदान के बगल में अंजुमन इस्लामिया हॉल जो खंडहर हो गया था लालू जी के तथाकथित सेकुलर राज में, और नीतीश कुमार जी के राज में वह शीश महल बन गया। इसके साथ ही साथ वक्फ की संपत्ति का विकास हमने, उसका सूचीकरण का काम वक्फ विकास परिषद के माध्यम से किया है। अब ऐसे सवाल पर राजनीतिक दल को राजनीतिक प्रतिक्रिया देने का अधिकार है, लेकिन तेजस्वी यादव आपकी पात्रता इसलिए नहीं है कि आपने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के समक्ष अपनी राय नहीं व्यक्त की। इसका मतलब आप नॉन सीरियस है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज इंडिया गठबंधन एक बड़ी बैठक करने जा रहा है। ये इंडिया गठबंधन की मैनिफेस्टो कमेटी की पहली बैठक है। ये पटना में कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में बुलाई गई है, जहां इंडिया गठबंधन के साझा घोषणा पत्र पर चर्चा की जाएगी। इंडिया गठबंधन के सभी दलों के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। तो पटना में आज इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो कमेटी की यह बैठक होने जा रही है। इससे पहले सीटों के फॉर्मूले पर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि सीटों के मुद्दे पर कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, सभी चीजें प्रक्रिया में हैं और नियत समय पर सब कुछ तय हो जाएगा।
सीट शेयरिंग को लेकर के लगातार चर्चा चल रही है। आज मैनिफेस्टो कमेटी की भी बैठक अलग से हो रही है। सीट शेयरिंग कब तक हो जाएगा इंडिया ब्लॉक में? हो ही रहा है, वो प्रोसेस में है, सब कुछ नियत समय पर हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का हो गया क्या? उन लोगों का भी तो कुछ नहीं हुआ है। ये सवाल फिर खाली आप महागठबंधन से क्यों करते हैं? नहीं, दोनों लोगों से पूछते हैं, उन लोगों का भी नहीं हुआ है, लेकिन आप लोगों के भीतर भी है कि कब तक, चूंकि बार बार कांग्रेस की तरफ से पिछली बार की तरह ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी, तो क्या सीटों का आंकड़ा उतना होगा सम्मानजनक, क्या उसे इस बार कैसा होगा? जब वो प्रॉब्लम आपका तो है नहीं ना, वो वहाँ महागठबंधन में सीटों को लेकर कोई समस्या नहीं है। और बड़ी खबर आ रही है तेजस्वी यादव की तरफ से, सुधांशु त्रिवेदी पर पलटवार किया गया है। सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर घमासान देखिए किस कदर मचा हुआ है। तेजस्वी यादव ने जोरदार तरीके से सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर पलटवार किया है। तो सुधांशु त्रिवेदी ने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव पर हमला किया था। तो तेजस्वी यादव की तरफ से यह पलटवार किया जाता है और सीधे तौर पर जहां पर सुधांशु त्रिवेदी ये कह रहे थे कि भाई इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ वोट की चिंता है, वोट के लिए इस तरीके के बयान दिए जाते हैं, इन्हें जरा बताना चाहिए कि इन्होंने अपने सुझाव क्यों नहीं कमेटी के सामने रखे। इन लोगों ने इसे लेकर कहीं कोई गंभीरता नहीं दिखाई। संसद के दोनों सदनों से पारित जिस संशोधन को लेकर ये बयान दे रहे हैं उसे कूड़ेदान में फेंकने वाला ऐसा बयान इनकी तरफ से शोभा नहीं देता। जरा सुनिए क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने। सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, इन लोगों का कोई देश की आजादी में कोई योगदान रहा है क्या? ये लोग तो अंग्रेज के गुलाम रहे हैं। ये लोग इमरजेंसी में इनके पिता जेल गए क्या? मेरे पिता इमरजेंसी में जेल गए। ये लोग क्या हम लोगों को बताने का काम करेगा? और किसान कानून जो इन लोगों ने बनाया था, कौन कूड़ेदान में फेंका था? मोदी जी ना फेंके थे। हाँ, वो तो कूड़ेदान में फेंक सकते हैं। तो जो गैर संवैधानिक है उस बिल को हम क्यों ना फेंकें, उस कानून को हम क्यों ना फेंकें? और एक और बड़ी खबर इस वक्त आती हुई एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। बिहार में तीसरा मोर्चा बनेगा, एआईएमआईएम की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है। हम अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, महागठबंधन से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, अब हमारी तैयारी अपनी तरीके से अपनी तरफ से जारी है। तीसरे मोर्चे को लेकर एआईएमआईएम कह रहा है कि भाई सिर्फ 2 मोर्चों पर यहां पर चुनाव नहीं होंगे, एक तीसरा मोर्चा, और वो तीसरे मोर्चे को लेकर एआईएमआईएम की अपनी तैयारी चलती हुई। तो बड़ी खबर इस वक्त आती हुई आपको बताते चलें कि एआईएमआईएम महागठबंधन के साथ गठबंधन में शामिल होना चाह रहा था, लेकिन इनकी तरफ से बार बार इसे लेकर बयान जरूर दिए गए, लेकिन महागठबंधन ने इस पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी, कोई अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और अब जब कोई रिस्पॉन्स महागठबंधन से नहीं मिल रहा है तो एआईएमआईएम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तीसरे मोर्चे के दलों का खुलासा जो है वो बहुत जल्द किया जाएगा। अब ये देखना होगा कि ये तीसरे मोर्चे में आखिर ये कौन से दल हैं जो शामिल हो रहे हैं एआईएमआईएम के साथ, क्योंकि एआईएमआईएम की इच्छा थी कि महागठबंधन में उन्हें भी शामिल किया जाए, लेकिन महागठबंधन की तरफ से इस पर किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने के बाद अब ये बड़ी खबर सामने आती हुई तीसरे मोर्चे को लेकर। सवाल ये है कि तीसरा मोर्चा और इस तीसरे मोर्चे में कौन से दल शामिल होंगे। और आरजेडी प्रवक्ता आरजू खां हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। आरजू, जरा मैं ये समझना चाहूंगी कि क्या एआईएमआईएम को अपने साथ लेने के लिए महागठबंधन तैयार नहीं है? क्योंकि उनकी दिली इच्छा तो है, बार बार हर प्लेटफॉर्म पर वो कहते रहे कि भाई हम महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। देखिए, एक परसेप्शन फैलाना और एक हकीकत में आकर डोर टू डोर मिलना, ये दोनों अलग चीजें हैं, मैं ये समझता हूँ। और बहुत सारे पॉलिटिकल जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी इस चीज को समझा है। आप आइए, जो भी महागठबंधन में सोशलिज्म में, समाजवादी विचारधारा में जो भी गरीब, वंचित, शोषित, पिछड़ा वर्ग है, अगर वो बहुत सारे लोग हैं जो राष्ट्रीय जनता दल के साथ आना चाहते हैं, हम ऐसे सभी लोगों का स्वागत करते हैं। लेकिन क्या वो स्वागत हकीकत में
किसी पायदान पर क्या सिर्फ ये प्रोपगेंडा फैलाने लायक है, परसेप्शन फैलाना है, एक तरीके से अपने यहाँ से आप कह देते हैं, उसके बाद क्या डोर टू डोर आप आते हैं, बातचीत करते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। जैसे हमारे महागठबंधन का आपने देखा कि एक स्वरूप तय हुआ है, सारे महागठबंधन के लोग लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वो सारी चीजें दिख रहे हैं। और अभी भी बहुत सारे उपेक्षित वर्ग के लोग हैं जो एनडीए गठबंधन में है। मैं ये कह सकता हूं कि वो सारे लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथ आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। वो सब लोग जो बिहार के 14 करोड़ बिहारियों में आस्था रखते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में जो वाकई में जो आस्था रखते हैं, बहनोई फर्स्ट में जो आस्था नहीं रखते हैं, जो दामाद आयोग में आस्था नहीं रखते हैं, वो सारे वंचित लोग, गरीब लोग हमारे साथ आएंगे। एआईएमआईएम अगर महागठबंधन से खुद आगे से जाकर बातचीत करने की पहल करता है तो उसका भी स्वागत करने के लिए आप तैयार हैं, ये कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आरजू खान जुड़ने के लिए। तो महागठबंधन में कोई रिस्पॉन्स एआईएमआईएम को अभी तक तो